हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी पॉलिटेक्निक क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पीछे के स्लाइड्स में दिख ही रहा होगा कि आज आपके बीच जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जैसे जैसे आप लोग को जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है उन सभी लेक्चर में आपको बताया जा रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है और आपका जो सॉल्यूशन है, इसमें आखिर में पढ़ना क्या है, हम लोग को क्या क्या चीजों के बारे में जानना है, हम लोग को इसके बारे में आप लोग देख रहे होंगे। जो आपका लेक्चर चल रहा है, यह सारा लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे इसमें आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में, मतलब कि डी ब्रोगली साहब जो थे उनके द्वारा क्या हाइपोथेसिस दिया गया। कोई उनका प्रिंसिपल है, उनका हाइपोथेसिस मतलब उनका मानना था ऐसा, लेकिन बाद में आकर उसको प्रूव भी किया गया। लेकिन उनका कोई प्रिंसिपल वैसा नहीं दिए थे, वो हाइपोथेसिस मतलब वो एक माने थे। और उसी हाइपोथेसिस को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और देखते होंगे कि जो भी लेक्चर आपको दिया जाता है, हार्डली उसमें टॉपिक 2 से 3 टॉपिक ही कवर अप किया जाता है, क्योंकि आप उतना ही पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। इसलिए आप लोग को धीरे धीरे करके सारा लेक्चर आपको दिया जा रहा होगा। और सारा वीडियो आप लोग का जो ऐप है द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 पे अपलोड हो रहा है। वहाँ पे लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं। तो वहाँ पे आप अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। और मात्र मिनिमम फी में ही आप लोग को जुड़ना है और जुड़ करके कोर्स को इनरोल करें और क्लास को अपना कंटिन्यू करें। ठीक है। तो पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनता है उसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि 6 जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है उन सभी के बारे में हम लोग देखे थे और समझने का प्रयास भी किए थे। और उसके पहले जो लेक्चर था हमारा, जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, उसका डेरिवेशन जाने थे और स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है उन सभी के बारे में डायग्राम को समझने का प्रयास किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो समझेंगे वह समझेंगे हम लोग आज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है। तो देखिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, किसे कहा जाता है, उसके पहले कुछ उसके बारे में हम लोग तो आगे देखेंगे ही स्लाइड्स में, लेकिन उसके पहले हम कुछ इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब एक डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस था, इसके पहले एक मैक्स प्लैंक थे। कौन थे? मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे। मैक्स 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 प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया लाइट से रिलेटेड। क्या दिया उन्होंने? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया। देखिए, यहीं से शुरुआत होता है बाबू। ठीक है, कैसे कैसे हमारा डी ब्रोगली साहब को हम रिलेट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिए। क्या दिए बाबू? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में जिक्र किया। मतलब कि मैक्स प्लैंक जो साहब थे, इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको कहा गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जैसे मैक्स प्लैंक के पहले जो लाइट को माना जाता था बाबू, लाइट को क्या माना जाता था? लाइट को लोग समझते जो थे, वह लाइट को समझते थे कि लाइट जो हमारा होता है, लाइट के पास सिर्फ वेव नेचर होता है। मतलब कि लाइट जो होता है, लाइट जो होता है वह एक इस तरह से वेव नेचर को शो करता है, ये जानते थे लोग। लेकिन जब मैक्स प्लैंक साहब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट जो होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। क्या बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बने हुए हैं। मतलब कि ये जो लाइट है, जो वेव नेचर शो कर रहा है, ये जो लाइट रे वेव नेचर शो कर रहा है, तो ये लाइट रे जो वेव नेचर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लाइट रे जो हमारा बना हुआ है, या लाइट जो है, या रेडिएशन जो है, या अल्फा रे बीटा रे जो भी रे हो, ये सभी जो होते हैं ये छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा? फोटोन कहा, या उसी को क्वांटा कहा गया। क्या कहा गया बाबू? क्वांटा कहा गया। मतलब उनके द्वारा यह बताया गया कि लाइट के बारे में पहले लोग क्या जाना थे कि लाइट जो होता है वह वेव नेचर को शो करता है। कौन सा नेचर शो करता है? वेव नेचर शो। पहले यही चीज कहा जाता था कि लाइट जो है, इनसे पहले मैक्स प्लैंक साहब के पहले जो लाइट के बारे में जो जानकारी लोग रखते थे वह क्या रखते थे कि लाइट जो है इसके पास कौन सा नेचर होता है? सिर्फ वेव नेचर के बारे में लोग जानते थे। लेकिन जब मैक्स प्लैंक साहब आए, मैक्स प्लैंक का जब थ्योरी आया,
तब इन्होंने कहा कि नहीं, लाइट जो होता है उसके पास जो हमारा है वह पार्टिकल नेचर भी होता है। और पार्टिकल नेचर को उन्होंने कैसे प्रूव किया, तो उन्होंने कहा कि जो ये लाइट रे जो वेव के फॉर्म में चल रहा है, या वेव के अंदर स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्या है? ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसको उन्होंने क्या बोला? फोटोन बोला। और यही फोटोन हमारा क्या होता है? पार्टिकल्स होता है। मतलब कि लाइट के पास दो नेचर होता है। मतलब लाइट जो होता है वह पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है, और लाइट जो होता है वह वेव की तरह बिहेव करता है। इसीलिए कहा जाता है, आप लोग 10 क्लास में या 11 में भी बताया जाता होगा कि लाइट के पास क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। मतलब कि लाइट जो होता है वह दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर लाइट हमारा अगर पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास क्या हो जाएगा जी? मास होगा। और अगर लाइट हमारा वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ हम मास है तो इसके पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। भी वेलोसिटी से हमारा क्या करेगा? मूव करेगा, जिसको हम लोग सी बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को। तो ये बात बताया गया मैक्स प्लैंक द्वारा। अब मैक्स प्लैंक जो ये थ्योरी दे दिए कि लाइट जो है उसके पास ड्यूअल नेचर है, तो जब आए डी ब्रॉगली साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि लाइट जो है उसके पास ड्यूअल नेचर है, मतलब लाइट पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह अगर बिहेव करता है, आप लोग बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन भी तो एक छोटा पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाए या प्रोटॉन हो जाए या न्यूट्रॉन हो जाए या जितना भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, सबके पास क्या है? आप बोल रहे हैं कि वो एक पार्टिकल्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में आज से पहले लोग क्या जान रहा था? डी ब्रॉगली साहब के बताने से पहले सब लोग जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, या जो प्रोटॉन होता है, या न्यूट्रॉन जो होता है, या जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वह पार्टिकल्स नेचर को शो करते हैं। कौन सा नेचर शो करते हैं? पार्टिकल्स नेचर को शो करते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये आए डी ब्रॉगली साहब, मतलब इसके बाद किसके द्वारा थीसिस दिया गया? डी ब्रॉगली साहब आए। डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि इन्होंने कहा कि अगर आप लोग कह रहे हैं, मतलब कि मैक्स प्लैंक ने कहा था, आप लोग नहीं, मतलब मैक्स प्लैंक ने कहा कि लाइट के पास डबल नेचर है, ड्यूअल नेचर है, तो उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो ये है, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। डी ब्रोगली ने क्या दिया? हाइपोथेसिस। मतलब उनका मानना था ऐसा, कोई प्रिंसिपल उन्होंने नहीं दिया, कोई सिद्धांत उनका नहीं था, हाइपोथेसिस था। ठीक है। बाद में आकर डेविस जर्मन जो थे उनको प्रूव भी कर दिया। इनका जो स्टेटमेंट था उसको डेविस जर्मन जो थे उन्होंने प्रूव भी किया कि नहीं, लाइट इलेक्ट्रॉन जो होता है या जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वह सभी क्या होते हैं? उनके पास वेव नेचर भी होता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है जिसका मास क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ केजी होता है। ये चीज तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 9.1 इंटू 10⁻³ केजी होता है। ये चीज आप लोग तो जानते ही होंगे। उसके अलावा आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव करता है वह कितना वेलोसिटी से मूव करता है? तो ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। ये भी बात आप लोग जानते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास इतना होता है और वेलोसिटी उसका ये होता है। ये चीज आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मास इतना है, मास कितना कम है इसका, और इसका वेलोसिटी भी इतना कम है, तो ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकता है? पार्टिकल्स की तरह तो बिहेव कर नहीं रहा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है। और इसी से उन्होंने प्रूव किया और इन्होंने बताया भी, हाइपोथेसिस दिया कि जितना भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मतलब जितना भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग, मतलब जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके पास ड्यूअल नेचर होता है। उसके पास भी क्या रहता है? ड्यूअल नेचर हो। मतलब डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था, इसने इन्होंने कहा कि जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जितना भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग कर रहा है, उसके पास क्या रहता है? उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा और उसके पास वेव नेचर भी होगा। ये चीज उन्होंने बताया डी ब्रॉगली साहब ने। लेकिन इनका कुछ कुछ बात गलत भी हुआ, मतलब कि जितना भी मूविंग पार्टिकल, लेकिन उसको प्रूफ साथ किए। जैसे अगर आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर, एक हम लोग फुटबॉल है सर, और एक फुटबॉल है सर और एक इलेक्ट्रॉन है सर, तो फुटबॉल क्या हमारा वेव नेचर शो करता है? तो नहीं करता बाबू। क्यों नहीं करता है बाबू? इसको प्रूव कर सकते हो तुम लोग कि उसका मास ले लेना, उसका वेलोसिटी ले लेना, और जब उसका लेमडा का कैलकुलेशन करोगे बाबू, तो उसका लेमडा का कैलकुलेशन क्या आएगा? बहुत कम आएगा, मतलब कि बहुत मिनिमम आता है। तो इसलिए वह कभी भी जिसका वेवलेंथ का ही वैल्यू एकदम निग्लिजिबल हो जाए, तो उसका कभी भी हमारा वो वेव नेचर शो नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है
उसका निकालना, जिसका मास हम दे दिए हैं बाबू, वेलोसिटी भी पता है, तो इसका अगर आप लोग निकालिएगा तो इसका लेमडा का वैल्यू एक फिक्स वे में आएगा और एक लिमिटेड अमाउंट, मतलब कि एक अच्छा वैल्यू आएगा इसका, मतलब कि एग्जिस्टेंस होगा वेवलेंथ का। इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है यह पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर का भी शो करता है। तो डी ब्रॉगली साहब के द्वारा क्या बताया गया, डी ब्रॉगली साहब के द्वारा क्या बताया गया, इसको समराइज करते हैं। डी ब्रॉगली साहब के द्वारा यही बताया गया कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है या जितना भी माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं जो मूव कर रहा है, जैसे कार है जो रोड पे मूव कर रहा है, तो वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट नहीं है। जितना भी हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जितना भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है, हमको समझना यही है बाबू, इसको तो हम आइडिया के लिए बताएं, समझना यहां से है, ठीक है। डी ब्रॉगली साहब के द्वारा क्या बताएगा कि जितना भी माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके पास ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। वह उसके पास मास भी होता है, वेलोसिटी भी होता है, उसके पास वेवलेंथ भी होता है, और अगर ये सभी अगर वह रख के चलता है वो अपने साथ, तो वह जो है वह वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकता है। अगर पार्टिकल्स नेचर उसके पास होगा तो अगर उसके पास पार्टिकल्स नेचर होगा तो वह उसके पास मास होगा, मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, मास होगा। मतलब कि अगर ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा, इसके पास मास होगा, और मास है तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी से मूव भी करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह अगर बिहेव कर रहा है, वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, मतलब कि अगर यह इलेक्ट्रॉन वेव की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, हमारा वेवलेंथ होगा। क्या होगा बाबू, वेवलेंथ होगा। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि डी ब्रोगली साहब के द्वारा बताया गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या इवरी माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। कितने ऐसे नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर होते हैं। वह पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। वेव की तरह कब बिहेव करेगा, तो वेव की तरह जब बिहेव करेगा तो उसके पास वेवलेंथ होगा, ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पास मास होगा, और कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वह मूव तो कर ही सकता है, ठीक है। तो ये चीज के बारे में डी ब्रॉगली साहब ने बताया, ठीक है। और ये जितना भी चीज बता रहे थे ये सारा मैक्स प्लैंक का थ्योरी का यूज कर रहे थे। आइंस्टीन जो थ्योरी था, आइंस्टीन का जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो था जिसमें ई बराबर एम सी स्क्वायर था उसका यूज कर रहे थे। हमारा मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी था, मतलब जो ये थ्योरी दे भी रहे थे ये मैक्स प्लैंक से ही लेकर दे रहे थे, मतलब मैक्स प्लैंक के थ्योरी के सहारे ये बता रहे थे कि अगर ऐसा कहा जा रहा तो ऐसा भी हो सकता है, ये चीज इनका कहना था। क्योंकि इनका जब डेरिवेशन आप लोग आगे देखेंगे बाबू तो डेरिवेशन में भी यही चीज बताएंगे हम कि वहां पे जो मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी था, मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी दिया गया था जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ई बराबर एच एफ जो पढ़ा जाता है वो थ्योरी और ई बराबर एम सी स्क्वायर, वह दोनों थ्योरी का यूज किया जाता है जैसी से इनका थ्योरी प्रूव किया गया और निकाला गया, ठीक है। तो ये था आप लोग का इंट्रोडक्शन का पॉइंट जो आपको समझना कि आज क्या पढ़ना था। देखिए बाबू सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि आपको समराइज वे में समझा देना कि टॉपिक में आखिर जानना क्या है, टॉपिक में आखिर में पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ाना सब अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन एक ऐसा तरीका से पढ़ें आप लोग कि जिससे आपको ये लेक्चर को स्टार्टिंग में ही आपको आइडिया लग जाए कि आगे क्या पढ़ना है, और आगे के स्लाइड्स में आपको सारा जो भी हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट जो डिजिटल नोट्स आप लोग को आगे दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ाएं इसको एक बार समराइज कर लेते हैं बाबू, क्योंकि समझना आप लोग को है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम क्या बोले, मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया क्वांटम थ्योरी। क्या दिया गया मैक्स प्लैंक के द्वारा, क्वांटम थ्योरी दिया गया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर लाइट के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि लाइट वेव नेचर शो करता है, लाइट का वेव नेचर होता है, तो अगर आप कह रहे हैं कि लाइट वेव नेचर है तो लाइट हमारा एक पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, क्योंकि लाइट का जो लाइट जो बना हुआ है, लाइट या रेडिएशन का जो है, रेडिएशन या लाइट रे जो है यह छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसको उन्होंने क्या बताया, फोटोन बताया या क्वांटा बताया।
और इन्होंने कहा कि ये जितने भी क्वांटम थ्योरी को कहा गया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लाइट रे जो आएंगे उसका जो एनर्जी होगा वह एक फिक्स अमाउंट में चलेगा, मतलब ई बराबर एच एफ है, दूसरा एच एफ डैश होगा, मतलब कि एक फिक्स इंटीग्रल के फॉर्म में ही चलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उसको क्वांटा कहा, जिसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहा जाता है। तो ये चीज उन्होंने बताया कि लाइट के पास क्या रहता है, तो लाइट के पास दो नेचर होता है, एक मास होता है, तो मास होता है, और दूसरा वेवलेंथ होता है। इसके कारण मास है तो यह पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, वेवलेंथ है तो यह वेव नेचर शो कर रहा है। तो इनके द्वारा लाइट के बारे में बताया है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लाइट का जो ड्यूअल नेचर होता है इसके बारे में कौन बताए थे, तो आप लोग सीधा बताइएगा कि सर लाइट के जो ड्यूअल नेचर है उसके बारे में मैक्स प्लैंक दिए थे, बताए थे। ठीक है, ये भी पढ़े होंगे कि मैक्स प्लैंक कांस्टेंट जिसको एच से डिनोट किया जाता है। अब इन्हीं का जो थेसिस दिया गया, इन्हीं के द्वारा जो बताया गया, इनके द्वारा जो कहा गया, उसी चीज को डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि अगर मैक्स प्लैंक साहब के द्वारा यह कहा गया, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स है। ठीक है, क्या जानते थे कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक पार्टिकल्स है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, m बराबर 9.1। यहाँ क्या है बाबू, 9.1 है बाबू, 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। और वेलोसिटी जो इसका है वह कितना इलेक्ट्रॉन का, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है। तो देखो दोनों चीज क्या है, वेलोसिटी इसका बहुत ज्यादा है, मास बहुत कम है। तो क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर नहीं शो कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि जब इसका आप लोग वेवलेंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वेवलेंथ का वैल्यू कुछ ना कुछ आता है, मतलब एक ऐसा अमाउंट आएगा जो एग्जिस्टेंस में हो। तो इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या शो करता है, वेव नेचर को शो करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। और इस चीज से इन्होंने कह दिया कि जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वह सभी कैसा होता है, तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और ये चीज जो इन्होंने बताया, इसको बाद में डेविस जो जर्मन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि हमारा लाइट जो होता है उसके पास क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास ड्यूअल नेचर होता है। और उन्होंने एक बात करेक्शन भी किया कि जितना भी माइक्रोस्कोपिक, ये भी कहे थे और वो भी कहे कि जितना भी माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास ड्यूअल नेचर होता है। तो ये चीज के बारे में डिस्कस किया गया था बाबू, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा और आपको याद भी हुआ होगा। हाँ बाबू, अगर आपको थोड़ा सा कुछ परेशानी आती है कि सर, इन्हीं का कमेंट था कि सर हिंदी में मिल सकता है कि नहीं, तो बाबू देखिए यहाँ पे बाईलिंगुअल कोर्स चलता है, मतलब कि आपको हम इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा और हिंदी में उसको समझाएंगे। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आपका कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं इसमें वह बिहार बोर्ड से भी आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं यूपी बोर्ड से भी आते हैं, जिनका जो पैटर्न होता है वह हिंदी होता है। लेकिन बाबू यहाँ पे जो भी समझाया जाएगा ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में नहीं समझाया जाएगा, A to Z वर्ड, क्योंकि देखिए बाबू आज के समय में इंग्लिश का बोलबाला है और टेक्निकल इंग्लिश के लिए ही जाना जाता है। तो आप समझे उसको हिंदी में, लेकिन उसको पढ़े इंग्लिश में। अगर आपके पास नोट्स इंग्लिश में है, क्योंकि आप आगे चल के मानिए कि कोई कंपनी में आपका प्लेसमेंट होता है, तो वहां पे आपको हिंदी मायने नहीं करेगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, वहां पे आपको सटीक जानकारी इंग्लिश में ही देना रहेगा। लेकिन अगर आप लोग समझ लेंगे, बूझ लेंगे अच्छे से, तो आप जरूर बता सकते हैं। तो इसलिए बाबू आराम से पढ़ना है, लेक्चर को देखना है। और एक बात आपसे हमको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कभी भी बढ़ा करके नहीं देखना है, और वीडियो को एकदम नॉर्मल स्पीड पे देखना है, कोई स्पीड अप नहीं करके देखना। अगर बाबू ऐसे करके अगर आप लोग देखते हैं तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, जो भी चीज अगर हम इंस्ट्रक्शन भी अभी दे रहे हैं तो इसको भी अच्छा से सुनना है। ठीक है, क्योंकि मोटिवेट अगर आप लोग रहेंगे तो आप कुछ भी चीज को हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटिवेट ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा कर दोगे ये समझ में आ गया। अब आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि मैक्स जो हमारा डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या था, जो बताया वही होगा बाबू। देखिए सबसे पहला कहता है कि डी ब्रॉगली जो शायद थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब कि जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था किसके बारे में, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। मतलब कि हम अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही बता रहे बाबू, क्वांटम मैकेनिक्स मतलब पार्टिकल जो नेचर होता है, वेव नेचर जो होता है, तो यही चीज के बारे में। तो कहता है कि डी ब्रॉगली साहब जो थे उन्होंने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया था, किससे रिलेटेड, तो उन्होंने जो वेव नेचर जो था और जो पार्टिकल नेचर था मैटर का, उन दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ जुड़े थे। मतलब कि जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी
मैटर होते हैं, उस मैटर के पार्टिकल जो नेचर उसके पास होता है और वेव जो नेचर होता है, वह दोनों के बीच में जो रिलेशन देने का जो काम किए थे वह कौन किए थे? डी ब्रॉगली साहब किए थे। मतलब कि डी ब्रॉगली साहब जो थे उन्होंने एक क्वांटम मैकेनिक्स कहां दिए थे बाबू थ्योरी? तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक थ्योरी दिए थे जिसमें उन्होंने वेव नेचर जो था, मतलब कि पार्टिकल का जो वेव नेचर था और जो पार्टिकल नेचर जो था मैटर का, उसके बीच का रिलेशन को बतलाए थे। ठीक है, अभी हम डिस्कस भी किए थे। अब बाबू आता है कि इसको कब दिया गया बाबू? तो 1924 ईस्वी में इसको दिया गया। कब दिया गया बाबू? 1924। कब दिया गया? 1924 इसमें दिया गया। जिन्होंने उन्होंने क्या कहा? डी ब्रॉगली ने कहा कि जस्ट लाइक, जैसे कि जस्ट लाइक लाइट ऑल मूविंग बॉडी, जस्ट लाइक लाइट, जिस तरह से लाइट जो होता है उसके पास, देखिए लाइट के बारे में कौन बताया जी कि ड्यूअल नेचर होता है? तो यहीं पे लिख लो कि लाइट के बारे में बताया हमारे मैक्स प्लैंक बताए। कौन बताए? मैक्स प्लैंक बताए। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखे बाबू, देखिए इन 1924 डी ब्रॉगली सजेस्टेड, डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि जस्ट लाइक लाइट, जिस तरह से लाइट जो होता है उसके पास ड्यूअल नेचर होता है, उसी प्रकार से ऑल मूविंग बॉडी, जितना भी मूविंग बॉडी है जिसके पास चाहे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एल्सो हैव ड्यूअल नेचर। तो इसके पास भी क्या होगा? ड्यूअल नेचर होगा। मतलब कि इसके पास भी कैसा नेचर होगा? पार्टिकल की तरह। मतलब कि ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हो गया कि अब पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव्स करेगा, ठीक है, और दूसरा किसकी तरह ये बिहेव्स करेगा? वेव की तरह भी बिहेव्स करेगा। मतलब कि इसके पास भी ड्यूअल नेचर होगा, ये चीज बताएं। मतलब कि मैक्स प्लैंक साहब ने बताया था कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, उसी प्रकार से जितना भी मूविंग बॉडी है, हम मूविंग बॉडी मतलब कौन सा मूविंग बॉडी? माइक्रोस्कोपिक, ये याद रखिएगा, ऑल मूविंग बॉडी नहीं। जैसे आप कहिएगा कि सर कार जो है सर वो वेव नेचर शो करेगा, वो भी सर मूव करता है सर। नहीं बाबू, क्योंकि वह एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका वेवलेंथ जो आएगा बहुत कम आएगा, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है वेवलेंथ का। अब वेवलेंथ का एग्जिस्टेंस नहीं है बाबू, तो वह कभी भी हमारा वेव नेचर शो नहीं करेगा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, वह वेव नेचर शो करेगा। तो जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वह कैसा नेचर शो करता है? तो ड्यूअल नेचर शो करता है, और इसी चीज के बारे में मैक्स प्लैंक ने बताया था। ठीक है, अब आगे आता है बाबू, आगे देखिए आगे के स्लाइड्स में क्या बताया जा रहा है। आगे के स्लाइड्स में जो इनका जो हाइपोथेसिस था, मतलब ये चीज हम क्या पढ़े? तो इनका जो रिलेशनशिप था, जो रिलेशन बता रहे थे, स्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है, आगे था कि इनका हाइपोथेसिस, इनका जो मानना था। ठीक है, तो देखो इनका मानना था कि इवरी, यहां पे आओ थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा बाबू, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट, जितना भी माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, बीच पोसेस, जिसके पास क्या होगा? मास और वेलोसिटी दोनों होगा। और अगर मास और वेलोसिटी है तो मास के कारण इसके पास कौन सा नेचर आ जाएगा बाबू? पार्टिकल नेचर आ जाएगा। वेलोसिटी के कारण कौन सा नेचर आ जाएगा बाबू? वेलोसिटी के कारण जो हमारा वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी जो है इसके पास मास और वेलोसिटी अगर है उसके पास, तो वह किसके तरह बिहेव्स कर रहा है? वेव की तरह बिहेव्स कर सकता है। मतलब ये चीज अभी हम बताएं भी कि अगर पार्टिकल्स के पास, अगर पार्टिकल जो है वो अगर वे के पास मास है तो वह पार्टिकल्स है, मतलब कि पार्टिकल्स की तरह बिहेव्स करेगा। अगर उसके पास वेवलेंथ है तो वह किसके तरह बिहेव्स करेगा? वेव की तरह बिहेव्स करेगा। तो वही चीज को बताया गया यहाँ पे बाबू कि जो लाइट रे होता है उसके पास क्या नेचर होता है जी? तो ड्यूअल नेचर होता है। मतलब कि लाइट रे के पास ड्यूअल नेचर होता है, उसी प्रकार से हमारा जो माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके पास भी क्या रहता है? ड्यूअल नेचर होता है। मतलब कि वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। यही इनका हाइपोथेसिस था। और डी ब्रॉगली जो साहब थे, इनके द्वारा जो रिलेशन दिया गया था वह किसके किसके बीच का रिलेशन था बाबू? तो वेवलेंथ था बाबू, देखो वेवलेंथ के बीच में रिलेशन दिए थे। उसके बाद किसके बीच में रिलेशन दिए थे? तो जो प्लैंक कांस्टेंट था वह जो था उसके बारे में। और उसके बाद किसके में दिए थे बाबू? मोमेंटम जो होता है, मतलब कि उन्होंने जो था, उन्होंने किसके किसके बीच का रिलेशन किया? तो वेवलेंथ जो था, वेवलेंथ बराबर एच बटे पी। एच हमारा ये क्या होता है? इसको हम लेमडा पढ़ते हैं, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। ये हमारा क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है एच।
उसके बाद पी हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है। और ये रिलेशन दिया गया था किसके द्वारा, डी ब्रॉगली साहब के द्वारा। और देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली साहब, वेवलेंथ एंड पार्टिकल्स एंड मास ऑफ मूविंग विद वेलोसिटी भी इज गिवन बाय, मतलब कि लेमडा बराबर ये हमारा होता है, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम भी, और इसी को लिखा जाता है लेमडा बराबर एच अपॉन पी भी लिखा जाता है। एच हमारा क्या होता है बाबू, अभी बताएं कि एच हमारा क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। पी क्या होता है बाबू, मोमेंटम होता है। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया एम इंटू भी, तो एम हमारा क्या है, ये मास है बाबू, मास जिसमें कितना मैटर कंपोज्ड है, और भी हमारा कितना स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितना स्पीड से वह चल रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया। तो यही चीज, ये रिलेशन था इनके बीच में, मतलब ये हाइपोथेसिस दिया गया था और ये उनका फॉर्मूला था। अब आपका जो एग्जाम में है, इतना आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाबू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। डी ब्रैगली हाइपोथेसिस क्या था, तो आप लिख सकते हैं कि सर जितना भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है सर, जिसके पास क्या होता है सर, तो मास भी होता है, वेलोसिटी होता है। और अगर मास और वेलोसिटी है या वेवलेंथ है उसके पास, मास वेलोसिटी एंड वेवलेंथ यहाँ पे कर सकते हैं, वेवलेंथ अगर है उसके पास, तो यह किसके तरह बिहेव कर सकता है, तो यह पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। और डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के अनुसार इन्होंने जो रिलेशन दिया, वेवलेंथ जो था और पार्टिकल जो था और मास जो था, उसके बीच का रिलेशन जो था वह बताएं कि लेमडा बराबर एच अपॉन एम भी था, ठीक है। जिसमें लेमडा क्या होता है, सारे चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं बाबू। और लेमडा क्या होता है बाबू, इसको लेमडा पढ़ते हैं, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, अगर ना याद हो तो इसको लिखना सीखना हम ही लोग का है, लेमडा, लेमडा, लेमडा कहते हैं इसको बाबू, या इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं बाबू। जो नहीं समझ में आया उसको लिख देना है, पेज के ऊपर जो जगह है ना बाबू, उसके ऊपर लिख दीजिएगा इसको, ठीक ना। तो देखिए ये चीज समझ में आ गया। अब इसका आगे आता है बाबू डेरिवेशन, कि सर आप तो ये बता दिए कि लेमडा बराबर एच अपॉन एम भी होता है, लेकिन सर इसका डेरिवेशन बताइए, ठीक है। तो देखिए बाबू इसका डेरिवेशन जो है, देखिए बाबू इसका डेरिवेशन जो आता है, वह डेरिवेशन निकालने के लिए दो थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कितने थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, दो थ्योरी का। मतलब बताया कि लेमडा बराबर एच अपॉन जो पी होता है, या लेमडा बराबर क्या बताया, हम इसी डेरिवेशन को भी हम लोग प्रूव करेंगे। लेमडा बराबर क्या बताए, एच अपॉन पी बताएं, या लेमडा बराबर क्या बताएं, एच अपॉन एम भी बताएं, एच अपॉन एम भी स्क्वायर बताएं, ये बताएं। अब ये थ्योरी जो बताया बाबू, ये जो बताया हम फॉर्मूला, इसको डिराइव कैसे करेंगे सर। तो देखिए इसको डिराइव करने के लिए दो थ्योरी आता है। पहला जो आता है बाबू वह प्लैंक का क्वांटम जो थ्योरी था, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब कि मैक्स प्लैंक के द्वारा जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो दिया गया था, जिसमें हम आपसे बताए भी थे और डिस्कस भी किए थे बाबू, कि मैक्स प्लैंक के द्वारा क्या बताया गया था कि E बराबर जो होता है H इंटू भी होता है। ये चीज वो बताए थे कि नहीं, मैक्स प्लैंक जो साहब थे, उन्होंने ये चीज के बारे में तो जिक्र किया था ही कि E बराबर क्या होता है, एच भी स्क्वायर एच भी होता है। उसके अलावा हम लोग आइंस्टीन का जो रिलेटिविटी थ्योरी जो था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि ई बराबर क्या होता है, एनर्जी जो, मतलब कि जो फोटोन जो है, छोटे छोटे जो पैकेट ऑफ एनर्जी, उसका एनर्जी क्या होता है, ई बराबर, ये बताया गया था कि नहीं, जब हम पढ़ाए होंगे तो ये बताया कि ई बराबर एच भी बताए थे, ठीक है बाबू। दूसरा जो थ्योरी आप लोग जानते हैं, आइंस्टीन आइंस्टीन का जो रिलेटिविटी थ्योरी था, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, ई बराबर एम सी, ई मतलब ये क्या होता है, ई जो है ना बाबू, ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है उसका, ये भी एनर्जी है ही। दोनों एनर्जी है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए कि नहीं। यहाँ से क्या लिख सकता है बाबू, एच इंटू भी बराबर एम सी स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं, बताओ। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बस इतना बताओ कि अगर दोनों एनर्जी ही है, मतलब कि दोनों देखो, वो भी हमारा क्या है, एनर्जी ही है, ये भी हमारा क्या है, एनर्जी ही है। दोनों अगर एनर्जी है बाबू, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। सोचिए कि अगर दोनों हमारा, हुआ किसका एनर्जी है, वो जो हमारा एनर्जी है बाबू, वह एनर्जी हमारा है
फोटोन का, मतलब कि वह क्वांटम थ्योरी जब दिया गया था उस समय ये चीज को बताया गया था, ठीक है। और ये जो हमारा थियो था वह रिलेटिविटी थ्योरी जब दिया गया था उस समय जिक्र किया गया था, रिलेटिविटी थ्योरी के दौरान, ठीक है। अब देखिए बाबू, आप लोग को ये भी हम बताए थे कि हमारा जो जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये बता रहे थे आपको, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि एच को एच ही छोड़ दो, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट छोड़ दो। हम बताए थे कि जो भी पार्टिकल जो वेव नेचर शो करता है इसके पास तीन चीज होता है, पहला तो लेमडा होता है, दूसरा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और तीसरा इसके पास क्या रहता है, लेमडा मतलब वेवलेंथ, और तीसरा क्या रहता है इसके पास, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। कोई भी अगर वेव नेचर शो करता है तो उसके पास तीन प्रॉपर्टी होते हैं, कितने प्रॉपर्टी होते हैं, तीन प्रॉपर्टी, पहला वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेलोसिटी। और ये चीज हम बताए भी थे कि v बराबर जो होता है वह c अपॉन लेमडा होता है, ये बताए थे कि v बराबर जो होता है वह c अपॉन लेमडा होता है, c हमारा क्या रहता है, द स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा होता है। ये फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग को जब हम पिछले लेक्चर में जब आए थे आपके बीच, तो ये फॉर्मूला को हम डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, जो भी है उसके जगह पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और यही वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एच को एच ही रखेंगे और इसको पर क्या करेंगे, सी अपॉन लेमडा कर देंगे बराबर एम सी स्क्वायर, बराबर क्या कर देंगे, एम सी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ से एच सी अपॉन लेमडा है बाबू, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सी से सी वो कट गया, देखो यहाँ से, तो एच अपॉन लेमडा बराबर क्या बच गया, एम सी बचा कि नहीं, देखिए यहाँ पे एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी बच गया, और हमको लाना क्या है, लेमडा बराबर एच अपॉन पी लाना है। क्या लाना है बाबू, लेमडा बराबर हमको लाना है एच अपॉन पी लाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, लेमडा बराबर एच अपॉन पी लाना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सी जो होता है क्या होता है, सी जो है हमारा एच अपॉन क्या लाना है, पी लाना है बाबू। तो यहाँ पे देखिए, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां से सोचना है कि सर एच अपॉन लेमडा है सर, अब लेमडा बराबर हमको लाना है सर, तो लेमडा को उधर भेज दो, यहाँ पे और का साइन दे दो, लेमडा उधर चला गया। जैसे देखो बाबू, ये एच अपॉन लेमडा है ना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एम सी आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे आ गया कि नहीं बाबू। अब यहाँ से आगे देखिए बाबू, यहाँ से आगे आप देखिएगा एच अपॉन लेमडा इंटू एम सी आ गया। अब यहाँ से एम सी जो ये वाला जो वैल्यू है बाबू, कौन सा, ये वाला वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी आ जाएगा, और लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी, तो एच अपॉन एम सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी जो है हमारा क्या स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी, तो इसको भी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एच अपॉन भी हो जाएगा। और लेमडा बराबर क्या आ गया, देखो पहला डेरिवेशन आ गया एच अपॉन एम भी जो है, एच अपॉन एम भी, तो एम भी हो गया। अब इसी को हम लोग क्या जानते हैं, एच अपॉन पी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि पी बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हमारा लेमडा का वैल्यू आ गया, यही डेरिवेशन होता है बाबू, ठीक है। अब मोमेंटम के बारे में नहीं जानते तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी हम वहीं पढ़ा रहे हैं बाबू, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है और किसे कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग क्या देखे, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी था, एक बार समझाते हैं बाबू, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी था, ठीक है। दूसरा जो आइंस्टीन के द्वारा जो रिलेटिविटी थ्योरी दिया गया, जिससे हम लोग ई बराबर एम सी स्क्वायर लगाए, ये हमारा क्या है, एनर्जी है पार्टिकल्स का, वो भी क्या है हमारा एनर्जी है। तो दोनों को हम क्या कर दिए, आर एच एस, दोनों एल एच एस सेम था तो आर एच एस को बराबर कर दिए, एच भी एम सी स्क्वायर लिख दिए। एच इंटू भी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी वेव होता है उसके पास तीन प्रॉपर्टी होता है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सब रिफ्रैक्शन और फ्रैक्शन जब आप लोग को 10 क्लास में पढ़ाया गया होगा तब ये सब बताया जाता होगा, ठीक है। और हम लोग भी बराबर क्या जानते हैं, सी अपॉन लेमडा जानते हैं, ठीक है। सी अपॉन लेमडा कर दिए बाबू, यहाँ पे एच बटे सी बटे लेमडा एम सी स्क्वायर कर दिए बाबू, और एच अपॉन लेमडा एम सी है, ठीक है। यहाँ से लेमडा बराबर हम लोग क्या कर दिए, लेमडा को इधर लेके चले गए, उसके बाद लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी, और एच अपॉन एम सी, और सी क्या है हमारा, सी जो यहाँ पे देखिएगा बाबू, सी बराबर भी कर दिए हम, सी इजकल टू लगभग ऐसे कर देना है, ठीक है। और भी कर दिया तो एच बराबर एम भी, एम भी हमारा ये पहला डेरिवेशन आ गया, और दूसरा एच बराबर दूसरा डेरिवेशन आ गया। यही चीज को प्रूव करना था और हम प्रूव करके आपको बतला भी दिए, और इस डेरिवेशन को आप लोग को एक से दो बार देखना है,
और उसके बाद खुद से मतलब 2 बार आप इस डेरिवेशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि समझ में आपको आ जाएगा। और ज्यादा समय तक याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी पढ़ाई करिए जब तक नौकरी ना लग जाए, मतलब जीवन भर एकदम याद रखें, सबको बताते चले। तो इसलिए देखते हो कि हम कोई भी चीज बताते हैं उसको 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं बाबू? आपके लिए रिपीट करते हैं। हम जानते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है वह बेचारा को दिक्कत होगा, एक बार में हम समझा देंगे, हम लेक्चर बड़ा नहीं ज्यादा करते हैं, छोटा छोटा ही टॉपिक लाते हैं, लेकिन आपको हम समझाने पे जोर देते हैं कि अगर आप एक टॉपिक को सीख जाएंगे तो दूसरा टॉपिक आप खुद पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक जो भी हम पढ़ाए क्लियरिटी के साथ आपको हम पढ़ाते हैं, और आपको देखना भी है वीडियो को जब भी देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें जरूर, वीडियो पे कमेंट करें, जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, कैसा मेरा पढ़ाई लगा, आप लोग को पढ़ाएं जो, उसका फीडबैक जरूर दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, डेरिवेशन एक बार देख लीजिए इसको। देखो बाबू, ये जो डेरिवेशन बताएं आप लोग को, इसी डेरिवेशन को टाइपिंग किया हुआ भी है बाबू, यहाँ पे डिजिटल नोट्स भी है, देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल नोट्स में जो अभी जो डेरिवेशन बताया सेम इसी तरह से टाइपिंग भी है बाबू। देखिए डेरिवेशन हम बताएं और ये डेरिवेशन को टाइप भी किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट पैंक प्लैंक के द्वारा पैक लिख किया है बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे प्लैंक हो जाएगा, ठीक है। क्या है? प्लैंक जो क्वांटम थ्योरी है, क्या है यहाँ पे, प्लैंक जो क्वांटम थ्योरी था जिसमें एनर्जी जो और फोटोन का जो एनर्जी था उसके बारे में बताया था कि E बराबर एच बी होता है, ये पहला इक्वेशन हम बताए थे। दूसरा इक्वेशन क्या था, आइंस्टीन का जो मास एनर्जी जो रिलेशनशिप था जिसको आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी भी कहा जाता है बाबू, ठीक है ना। तो ये चीज हम बताए ही थे, और दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखे, मास एनर्जी के बीच में रिलेशन बताया था, तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस को बराबर कर दिया गया था जिस तरह से हम वहां पे किए थे। और उसके बाद हम लोग को इस तरह से डेरिवेशन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, एच को एच ही रखा गया है, यहाँ पे देखिए एच है जो एच ही रहा है, और सी अपॉन लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर, सी से सी कट गया तो एच अपॉन लेमडा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यह एच अपॉन लेमडा रहेगा बाबू, यहाँ पे एच ही है, सी अपॉन लेमडा, ठीक है। और एच अपॉन लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एच अपॉन लेमडा आ गया बराबर एम सी स्क्वायर, सी से सी कट गया, यहाँ पे देखिए लेमडा बराबर क्या है, एच अपॉन एम सी है, और एच अपॉन लेमडा बराबर क्या है, एच अपॉन एम इंटू सी, यह इक्वेशन आ गया, ठीक है। और आगे देखिए इसी को आगे प्रूफ किया गया होगा, ठीक है बाबू। यहीं पे आपको देखिए यहीं पे बताया गया है कि लेमडा बराबर एच बराबर मास इंटू वेलोसिटी, और इसी को यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए लास्ट में लिखा है कि एच अपॉन पी, तो देखिए आपको सारा डेरिवेशन यहाँ पे प्रूफ है, और वहाँ पे हम बताए भी हैं, और इसी डेरिवेशन को आप लोग को नोट कर लेना है और इसको समझ भी लेना है अच्छे से, ठीक है। वहां पे जो बताया, और ये डिजिटल में हो गया, आपको डिजिटल में इस तरह से बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए एक चीज याद रखे बाबू, कभी भी ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया सर, सर आप पढ़ा रहे हैं ठीक है सर आप पढ़ लिए हम अच्छा से सर, लेकिन स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं बाबू। कभी मेरा लेक्चर देखें या किसी और का लेक्चर भी देखें, लेक्चर जब भी देखें आप लोग यूट्यूब पे या कहीं पर भी, तो एक कलम पेज जरूर लेकर बैठे और उसको नोट करें, जो भी चीज अभी हम बताएं उसको नोट करें, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो टाइप नहीं हो पाता है, तो उसको हम बताते भी हैं, तो उसको नोट कर लेना, और जो वीवीआई पॉइंट है उसको पेज के ऊपर जो मार्जिंग रहता है वहां पे लिख के आप लोग चलें, जिससे आपको ज्यादा समय तक याद रखे, ठीक है। ये नहीं कि इसका पीडीएफ मिल गया तो आप पीडीएफ से पढ़ लें, नहीं बाबू, पीडीएफ वाला ज्ञान पीडीएफ तक रहेगा बाबू, और लिखे वो जो लिख लोगे वह ज्ञान बहुत आगे तक जाएगा, तो इसलिए लिखना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन था। अब देखिए ये जो डेरिवेशन बताया गया इसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया कि ये जो इक्वेशन होता है जिसको हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं, ये जो हम पढ़े क्या बताएं, डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्या बताएं, लेमडा बराबर एच अपॉन पी बताएं, तो जिसमें उन्होंने क्या बताया
कि उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वेवलेंथ जो होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वह किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? मोमेंटम का होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? और दूसरा ये भी लिखता है बाबू कि वेवलेंथ बराबर ये भी होता होता है कि एच अपॉन एम भी होता है। ये भी हम बात जिक्र किए, मतलब कि दो चीज जिक्र किए कि वेवलेंथ बराबर एच अपॉन पी, और इससे क्या निकला कि लेमडा जो होता है या वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मोमेंटम का। अगर मान लो किसी का मोमेंटम तुम बढ़ा रहे हो, बढ़ रहा है मोमेंटम, बढ़ाना मोमेंटम का मतलब बढ़ाना नहीं, मतलब मोमेंटम किसी का अगर बढ़ रहा है, जैसे हम ऐसे फोर्स लगाए और फोर्स लगाना छोड़, देखे बता रहे हैं फोर्स लगाए और इसको लगाना छोड़ दिया, उसके बाद भी अपना ये इफेक्ट को दिखला रहा है, तो इसी को मोमेंटम कहते हैं। जैसे इसको बेग कहता है, तुम लोग हिंदी में क्या पढ़ते होंगे, बिहार बोर्ड के जो बच्चे होंगे वो लोग पढ़ते होंगे बेग। क्या पढ़ते होंगे बाबू? बेग पढ़ते होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। क्या जानते होंगे आप लोग? हिंदी में पढ़े होंगे तो बेग जानते होंगे। तो बेग मतलब कि ऐसे इसको फेंके, फोर्स ऐसे लगाए इसको, लेकिन ये आगे की तरफ क्या कर रहा है? बेग रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है बिना फोर्स लगाने हटाने के बाद भी। तो वही कह रहा है कि अगर वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ उसका कमेगा, अगर तुम वेवलेंथ मोमेंटम को कमाओगे तो तुम्हारा वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर जो लेमडा होता है या वेवलेंथ जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मास का। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट है, यहीं से समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका अगर मास बहुत ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे तुम कह सकते हो कि सर ये जो आप पेन लिए हुए हैं सर, ये जो पेन है सर, ये आप बताएं अभी कि जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो सभी हमारा पार्टिकल नेचर शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, तो सर ये कर सकता है कि नहीं सर? ये तो एक पार्टिकल्स है सर, तो ये वेव नेचर शो कर सकता है कि नहीं? तो हम बोले नहीं करेगा बाबू। क्यों नहीं करेगा बाबू? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? इसका मास बहुत ज्यादा है। देखिए इसका मास तो कुछ तो है ना, मास ज्यादा है, और मास अगर इसका ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत नाम मात्र रहेगा। और जिसका वेव लेंथ नहीं है तो उसके पास वेव नेचर कहां से आएगा? तो इसलिए इसके पास वेव नेचर नहीं आएगा। उसी बार से तुम कह सकते हो कि सर रोड पे जो गाड़ी चल रहा है सर, कार चल रहा है सर, वह क्या कार के पास सर हमारा प्रॉपर्टी है कि वह वेव नेचर शो कर सकता है? नहीं कर सकता बाबू। क्यों नहीं करेगा बाबू? यहीं से समझो, क्योंकि उसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है, और मास ज्यादा तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल हो जाएगा। ऐसा वैल्यू आएगा जो एग्जिस्टेंस नहीं है जिसका वेवलेंथ का। अब एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, वह वैल्यू ही नहीं अप्लीकेबल होगा, तो क्या कभी वह वेव नेचर शो कर पाएगा? नहीं करेगा। लेकिन वही माइक्रोस्कोपिक, अब क्या देखा, इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम था, क्या था? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और चल रहा था 2.16 से चल रहा था, और 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था बाबू। अब उतना उसका वेलोसिटी था बाबू, और उसका मास बहुत कम था। तब मास कम है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इसी के कारण हमारा जो ये जो होता है यह शो क्या करता है, ये जो हमारा होता है वेवलेंथ जो होता है, वह हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है या जितना भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है वह शो करता है पार्टिकल और वेव नेचर दोनों। तो इसके बाद एक और डेरिवेशन हम अभी बताएंगे बाबू, जिसमें हम बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। मतलब कि डी ब्रॉगली जो इक्वेशन होता है उसको काइनेटिक एनर्जी में टर्म में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है बाबू, और थोड़ा आप लोग प्रयास करिएगा कि न्यूमेरिकल सोल्व करिए। अगर आपको दिक्कत हो तो आपको जो ऊपर नंबर दिख रहा है वहां पे मैसेज करें, उससे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड पूछा जाता है कि डी ब्रॉगली जो इक्वेशन उसको काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करेंगे, उसका डेरिवेशन हम बताएंगे आप लोग को। तो ये चीज आज का जो लेक्चर था डी ब्रॉगली जो हाइपोथेसिस था उसको एक बार हम समराइज करते हैं कि डी ब्रॉगली साहब के द्वारा क्या बताया गया था। तो इतना देर से हम जो पढ़ रहे सिंपल बात है, उन्होंने बता दिया था कि जितना भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है उसके पास ड्यूअल नेचर होता है, वह पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव्स करता है और वेव की तरह भी बिहेव्स करता है। ठीक है, ये चीज बताए थे। और दूसरा जो डेरिवेशन उनके द्वारा दिया गया कि लेमडा बराबर क्या होता है? एच अपॉन पी, ये डेरिवेशन, और उसका हम लोग प्रूफ भी देखे। अब अगला जो हमारा आता है डेरिवेशन, वो आता है डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। डी ब्रोगली इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए बाबू, डी ब्रोगली का जो इक्वेशन था उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे, इसी के बारे में जानना है। ठीक है,
तो देखिए हम लोग डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। दूसरा चीज कि कोई भी ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी किसके पास आता है, जैसे ये हम पेन पकड़े तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन ये जब मूव करने लगा, जैसे हम भी मोशन अगर करने लगे तो हमारे पास कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। लेकिन एक जगह खड़े हैं तो हमारे पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको mgh लिखा जाता है। जैसे डैम में पानी स्टोर है तो उसके पास भी एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो मूविंग के कारण, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आता है वह काइनेटिक एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर ये जानते होगे बाबू कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, हाफ mv स्क्वायर होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड मानना नहीं है इसको, अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, अब यहां से आप बताइए बाबू कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। अब ये जो एम से इसको क्या करो, डिवाइड कर दो आरएचएस को, और एम से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। मतलब क्यों करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाइंग आर एच रेट राइट हैंड साइड बाय एम एंड डिवाइडेड बाय एम। मतलब कि जो आर एच एस है ना बाबू, उसको एम से मल्टीप्लाई भी कर दो और एम से डिवाइड भी कर दो। जैसे आर एच एस होता है ना, इसको एल एच एस बोलता है ना बाबू, इसको आर एच एस बोलते हो तुम लोग, एल एच एस आई आर एच एस बराबर होता है ना। तो एल एच एस को नहीं, आर एच एस को एम से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम अपॉन एम और गुने एम और वी स्क्वायर कर दो। अब देखो बाबू यहां से देखना तो क्या आ जाएगा बाबू, यहां से क्या आ गया, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर, अब बटे क्या आ गया, 2m आ गया। देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अब बटे एम आ गया। यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे है कि नहीं, देखो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आप लोग इसको 1 मिनट आप लोग देखिएगा, ठीक है। देख लिया आप लोग ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे देखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर अगर बताएं बाबू, काइनेटिक एनर्जी बराबर ये बताएं हम लोग कि हाफ एम स्क्वायर और वी स्क्वायर अब बटे एम बताएं। अब यहाँ देखिए बाबू, ये चीज आप लोग जानते हैं क्या, काइनेटिक हाफ एम भी बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, पी पढ़े हैं कि नहीं, जिसको मोमेंटम कहते हैं। अभी हम बता रहे थे कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे एम स्क्वायर भी स्क्वायर है, तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, देखो यहाँ पे अब बटे एम हो जाएगा। देखो अगर P बराबर बाबू जानते हैं एम भी होता है, तो पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर भी स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो वही वैल्यू के यहाँ पे हम पुट किए, एम स्क्वायर भी स्क्वायर को क्या लिखे हैं, पी स्क्वायर लिख दिया। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर। अब यहां से देखो पी स्क्वायर को उधर के उधर ही रहने दो, 2m हो जाएगा। देखो तो ये वाला वैल्यू इधर चल जाएगा, 2m हो जाएगा, इसको इसे कर दिए। अब यहां से देखो तो p बराबर स्क्वायर अगर हटेगा तो स्क्वायर रूट में इधर चला जाएगा, 2m हो जाएगा कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी ये हमारा p बराबर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, p बराबर आ गया बाबू। अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था उसमें क्या करेगा, इसको मान लो कि जो ये आया ना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। देखो p बराबर क्या आ गया, √2m आया है। अब ये जो p वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी का टर्म में है ना, तो पुट करो इसको, यहाँ पे आओ तो क्या करेगा, पुट p बराबर √2m तो यहाँ से क्या लिखेगा बाबू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बाबू, देखो लेमडा बराबर एच अपॉन पी है। देखो तो वहां पे लेमडा बराबर क्या है, एच अपॉन पी है। देखिए यहाँ पे देख भी सकते हो बाबू, लेमडा बराबर क्या है, लेमडा बराबर एच अपॉन पी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हो बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन एच अपॉन पी, तो एच एच ही रहने दो, पी को क्या कर दोगे, अंडर 2m ठीक है। पुट हो गया लेमडा बराबर, यही हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग
डी ब्रोगली इक्वेशन को वह इस तरह से करते हैं कि लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई होता है बाबू। तो ये चीज था बाबू डेरिवेशन, जिसको एक बार देख भी सकते हो। क्या किया बाबू, सबसे पहला जो इक्वेशन हम लोग क्या लिखे हैं कि डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लेमडा बराबर एच अपॉन पी होता है, के ई बराबर क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया बाबू। और हम लोग जानते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ पे हम लोग बताए कि देखो इसको काइनेटिक एनर्जी वाला को क्या कहते हैं, एल एच एस कहते हैं, और इधर वाला को क्या कहा जाता है, आर एच एस कहा जाता है। तो हम बोले कि एल एच एस को नहीं कुछ करना है, एल एच एस को जैसे वैसे ही छोड़ दो, ठीक ना। आर एच एस साइड में क्या करो, एम से मल्टीप्लाई कर दो और एम से डिवाइड करो। देखो एम से मल्टीप्लाई किए हैं, देखो यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई किए, देखो एम से मल्टीप्लाई किया और एम से डिवाइड कर दिए हैं, कर दिए, वी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखो हाफ एम स्क्वायर एम वी स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। उसके बाद आगे देख सकते हो कि हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे एम हो गया, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 2m लिख दिए, पी स्क्वायर बराबर 2m, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m के ई हो जाएगा, और यहाँ पे पी बराबर क्या आ जाएगा 2m के ई आ जाएगा। और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं, और यही हमारा इक्वेशन आ गया बाबू। तो आज के जो लेक्चर में आपसे जो हम डिस्कस किए वह डी ब्रोगली के बारे में डिस्कस किए, कि डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस था इसके बारे में पूरा हम डिस्कस किए, और आशा करते हैं कि आपको ये सब चीज समझ में भी आया होगा और कोई भी तरह का डाउट आपको नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप बेहिजक पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है बाबू। यूट्यूब पे वीडियो आप लोग को डेली मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 7:15 में, कितने बजे बाबू, 7:15 में। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, और 7:15 में मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे और सैटरडे और संडे इसका लाइव क्लास चलता है बाबू, ठीक है। और आपको जो भी बताया जाएगा, जो भी आपको डाउट हुआ उसको हम क्लियर करेंगे आप लोग को सैटरडे को। और जो लाइव क्लासेस जो आपको डाउट क्लासेस चलता है बाबू वह सारा ऐप पे चलता है, जिस ऐप का नाम है द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0। वहीं पे आपका सारा डाउट क्लासेस चलता है, वहां पे डाउट सोल्व भी किया जाता है। और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस कोर्स के साथ, और बहुत मिनिमम फी है बाबू, ये बहुत मिनिमम फी में 799 फी रखा गया है, और अभी कुछ दिन पहले ऑफर भी दिया गया था, और अभी भी आपको ऑफर कुछ ना कुछ का दिया जाएगा। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं इसके साथ तो आप जुड़ करके और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहे, क्योंकि लेक्चर बड़ा चला गया है और आपको हम पूरा टॉपिक समझाते हुए चले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।